बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद बिलाल। आज हम जिस कोर्स के बारे में पढ़ने जा रहे हैं वो है इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री का आज हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और ये देखेंगे कि कौन कौन से प्रिंसिपल्स और टेक्निक्स यूज़ होती हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। तो आइए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की अगर डेफिनेशन देखें, इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ सोर्सेज, रिएक्शंस, ट्रांसपोर्ट एंड इफेक्ट्स ऑफ केमिकल स्पीशी। किसी भी केमिकल स्पीशी की सोर्स, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट और उसके इफेक्ट देखे जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। किस पर इफेक्ट स्टडी किए जाते हैं? वाटर पर, सॉइल पर, एयर और लिविंग इन्वायरमेंट, और इसके साथ साथ ह्यूमन एक्टिविटीज को भी मद्देनजर रखा जाता है कि वो इसको किस तरह से इफेक्ट कर रही है इन्वायरमेंट को। तो बेसिकली इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो वो किसके अराउंड घूम रही है? केमिकल स्पीशी के अराउंड घूम रही है। केमिकल स्पीशी की सोर्स, रिएक्शन, ट्रांसपोर्ट और इफेक्ट को अगर हम स्टडी करें, डील करें, तो वो उससे हम बोल देते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। दूसरे लफ्जों में, आसान अल्फाज में अगर हम बात करें तो हम कहते हैं इट डील्स विद वेरियस केमिकल फिनोमेना टेकिंग प्लेस इन इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री वो केमिस्ट्री है जो किसके साथ डील करती है? केमिकल फिनोमेना के साथ जो कि इन्वायरमेंट में हो रहे हैं। तो यहाँ पे भी केमिकल फिनोमेना आ गया। एक और तरह से अगर इसको डिस्कस करें, इट इज द स्टडी ऑफ केमिकल स्पीशी एग्जिस्टिंग इन वेरियस सेगमेंट ऑफ इन्वायरमेंट, देयर सोर्सेज, देयर पाथवे, रिएक्शन एंड देयर कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस का मतलब है इफेक्ट, रिजल्ट ऑन द एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन बीइंग एंड अदर लाइफ फॉर्म्स। तो यहाँ पे आप तीनों डेफिनेशंस में देख लें, तीनों पॉइंट्स में देख लें, आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री केमिकल स्पीशी के इर्द गिर्द घूमती नजर आएगी कि केमिकल स्पीशी कहाँ से आ रही है, उसका रिएक्शन क्या है, किस तरफ को जा रही है और उसका इन्वायरमेंट के ऊपर इफेक्ट क्या हो रहा है। इसे हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री की एक डेफिनेशन ज़हन में रख लें, वो ये है, एक कॉन्सेप्ट ज़हन में रख लें, वो ये है कि वो केमिस्ट्री की वो ब्रांच जो कि केमिकल स्पीशी को डिस्कस करती है जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं। केमिकल स्पीशी जो कि इन्वायरमेंट में मौजूद हैं, उनको जो चीज स्टडी करती है, जो केमिस्ट्री स्टडी करेगी, उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। इन्वायरमेंट में मौजूद जितने भी केमिकल स्पीशीज हैं, उनको स्टडी करने वाली केमिस्ट्री का नाम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को हम क्यों स्टडी करते हैं, क्या वजह है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को स्टडी किया जाता है? इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो क्या है कि अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करें, 10-20 साल, 30 साल, तो उसमें हमें इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज जो है वो बहुत ज्यादा होती हुई नजर आ रही हैं। अब देखते हैं कि इंडस्ट्रियल लेवल जो है वो बड़ा हाई होता चला जा रहा है, जगह जगह पे इंडस्ट्रीज लग रही हैं, नई से नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं। तो ये एक तरह से प्रोग्रेस है, एक तरह से तरक्की है। लेकिन दूसरे सेंस में देखा जाए तो इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज के बढ़ जाने से इंडस्ट्रियल वेस्ट की मिकदार भी बढ़ गई है। इंडस्ट्रियल वेस्ट जो कि मोस्टली हार्मफुल होता है, वो भी इन्वायरमेंट में आना, उसकी मिकदार ज्यादा हो गई है, इन्वायरमेंट में उसकी डंपिंग ज्यादा हो गई है। तो जब इंडस्ट्रियल वेस्ट की इन्वायरमेंट में डंपिंग ज्यादा हो गई है, उसकी मौजूदगी ज्यादा हो गई है, तो इससे क्या हो रहा है? इससे पोल्यूशन बढ़ रही है। दीज इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज इंक्रीजिंग इन्वायरमेंटल पोल्यूशन। तो इससे पोल्यूशन दिन ब दिन क्या होती जा रही है? बढ़ती जा रही है। अब ये जो पोल्यूशन बढ़ रही है, ये असल में किस चीज को थ्रेट कर रही है? ये असल में अर्थ पे, जमीन पे जिंदगी को थ्रेट कर रही है कि यहाँ पे जितनी पोल्यूशन ज्यादा होती चली जाएगी, उतनी लाइफ ऑन अर्थ जो है वो मुश्किल होती चली जाएगी। तो अगर इस तरह की सिचुएशन है कि जिंदगी को ही खतरा है जमीन पे, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। इस चीज को रोकना बड़ा जरूरी है। रोकने के लिए इसको तब ही रोका जा सकता है जब हर तरफ से लोग, हर तरह के लोग
इस चीज की अहमियत को समझेंगे कि इन्वायरमेंट को किस तरह से प्रोटेक्ट करना है या इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन कितनी जरूरी है। जब हर तरह के लोग इसको समझेंगे देन इसके ऊपर कुछ इम्प्रूवमेंट हो सकती है। और ये चीज लोगों को समझाने के लिए, रियलाइज करवाने के लिए इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है लोगों को अवेयरनेस देती है। ये वो अवेयरनेस है जो लोगों को बताती है कि कैसे अपने इन्वायरमेंट को आप सेव कर सकते हैं। एक यही रास्ता है अपने इन्वायरमेंट को ड्रास्टिंग कंडीशन में जाने से बचाने के लिए। तो अगर मजीद इस पे स्टडी करें तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो हमें एक्चुअल में बताती है कि जो मैन मेड एक्टिविटीज हैं उन्होंने इन्वायरमेंट पे क्या असर किया है, उनका क्या इफेक्ट हुआ है। मैन मेड एक्टिविटीज का मतलब है इंसान की बनाई हुई जितनी भी चीजें हैं, इंडस्ट्री है, मशीनरी है, व्हीकल्स हैं, जो कुछ भी है, उनसे इन्वायरमेंट को क्या नुकसान हुआ है। In recent days, several environmental issues have disturbed the whole world. इन्वायरमेंटल इश्यूज में एक दो डिस्कस कर देते हैं, जैसे ग्लोबल वार्मिंग है, जैसे ओजोन लेयर की डिप्लेशन है। तो ये ऐसे इश्यूज हैं जिसने पूरी दुनिया को जो है वो डिस्टर्ब किया हुआ है। सारी दुनिया इस पे सोचने पे मजबूर हुई है। तो ये तो जब सारी दुनिया इस चीज पे सोचने पे मजबूर हुई है तो हमें उस पॉइंट को डिस्कस करना है कि जिस पॉइंट की वजह से सारे लोग जो हैं डिस्टर्ब हैं, सारे लोग परेशान हैं, और वो पॉइंट क्या है? पोल्यूशन है। और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री भी पोल्यूशन के ऊपर ही डिस्कस करती है। जब हमने इसकी डेफिनेशन की तो हमने कहा कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री घूम रही है केमिकल स्पीशी के इर्द गिर्द। तो केमिकल स्पीशी के इर्द गिर्द का मतलब है कि केमिकल स्पीशी किस तरह से इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, किस तरह से पोल्यूशन का सबब बन रहे हैं। तो एक्चुअल में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री पोल्यूशन के इर्द गिर्द घूम रही है। पोल्यूशन इन डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ इन्वायरमेंट, एयर, वाटर, सॉइल, इफेक्ट ऑन इन्वायरमेंट आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं कि किस तरह से पोल्यूशन हो रही है इन्वायरमेंट के अंदर, इन्वायरमेंट के डिफरेंट सेगमेंट्स के अंदर। उन सेगमेंट्स में एयर भी आ जाती है, वाटर, सॉइल, इनमें किस तरह से पोल्यूशन हो रही है और ये पोल्यूशन किस तरह से इन्वायरमेंट को इफेक्ट कर रही है। तो ये चीज हम स्टडी करते हैं इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में। नेक्स्ट है जी, जितने भी केमिकल इवेंट्स, जैसे अभी बात हुई कि जितने भी केमिकल स्पीशीज हैं उनके बारे में इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री डिस्कस करती है। तो केमिस्ट्री जो है केमिकल इवेंट्स जो कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रहे हैं उनके बारे में अवेयरनेस देती है, उनके बारे में बताती है। ना सिर्फ उनके बारे में बताती है बल्कि उनसे बचने की प्रिकॉशंस, मेजर्स भी हमारे सामने रखती है कि हम इन इवेंट्स से कैसे बच सकते हैं या इन इवेंट्स से जो हार्मफुल इफेक्ट सामने आ रहे हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो है वो दोनों तरफ मूव कर रही है। इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री हमें ये भी अवेयरनेस दे रही है कि हमारी इन्वायरमेंट को पोल्यूट कौन सी चीज कर रही है और उससे कैसे बचा जा सकता है। यहाँ पे एक चीज को मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी है कि हम इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री से मर्ज नहीं करेंगे। ग्रीन केमिस्ट्री क्या है? ग्रीन केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो ऐसे फिनोमेनन्स को यूज करने के साथ मुंसलिक है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हों। तो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है? ये असल में इन्वायरमेंट की एनालिसिस है। इन्वायरमेंट किस तरह से बना हुआ है, उसमें क्या क्या चीजें हैं जो इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही है, ये इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री है। और वो फिनोमेना जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली हैं उनको यूज करना ग्रीन केमिस्ट्री है। तो कभी भी इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री को ग्रीन केमिस्ट्री के साथ मर्ज नहीं करना जी। जितने भी इन्वायरमेंटल एजेंसीज पूरी दुनिया में वर्क कर रही हैं उनको वो सारी की सारी वर्किंग जो है वो चंद एक पॉइंट्स के ऊपर है। जितनी भी इन्वायरमेंटल एजेंसीज की वर्किंग है वो चंद पॉइंट्स के ऊपर है। जैसे वो डिटेक्ट करना चाहते हैं, आइडेंटिफाई करना चाहते हैं कुछ पोल्यूटेंट्स को, और वो कौन से पोल्यूटेंट्स हैं? वो हैवी मेटल्स हैं जो कि इंडस्ट्री से निकल रहे हैं और जमीन को कंटेमिनेट कर रहे हैं। वो एग्रीकल्चरल लैंड से निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स हैं, केमिकल्स हैं जो कि पानी में जा रहे हैं।
मतलब जहाँ पे फसलें हैं वहाँ पे जो केमिकल्स हैं वो बारिश के पानी के साथ या फसलों के पानी के साथ ही दरियाओं नदी नालों में जा रही हैं, तो पानी को कंटेमिनेट कर रही हैं। घरों से निकलने वाला कूड़ा करकट जो है, घरों से निकलने वाला गार्बेज जो है, वो किस तरह से अनअफेक्टेड चीजों को अफेक्ट कर रहा है, जो चीजें वैसे अफेक्टेड नहीं थी, लेकिन वो अर्बन डिस्चार्जिंग से क्या हो रही हैं, इफेक्ट हो रही हैं। ऑर्गेनोमेटेलिक भी इंडस्ट्री से ही रिलेटेड है, तो ये किस तरह से इन्वायरमेंट में आ रहा है और इसका नुकसान क्या हो रहा है। तो ये सारी ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि जितनी भी इन्वायरमेंटल एजेंसीज अराउंड दी वर्ल्ड वर्क कर रही हैं, उन सब में कॉमन पॉइंट्स हैं। इनके ऊपर सबसे ज्यादा डिस्कशन चल रही है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा डेंजरस है इन्वायरमेंट के लिए, ह्यूमन बीइंग के लिए। तो अगर हमें इन्वायरमेंट को सेव करना है, इन्वायरमेंट को सेव करने से पहले हमें इन्वायरमेंट का एनालिसिस करना पड़ेगा कि इन्वायरमेंट में क्या कुछ है, क्या कुछ नहीं। तो इन्वायरमेंटल एनालिसिस से पहले हम एनालिसिस की बात कर लेते हैं कि एनालिसिस क्या है। तो एनालिसिस कहते हैं किसी भी चीज, स्ट्रक्चर या एलिमेंट की डिटेल एग्जामिनेशन, मुकम्मल तौर पे डिटेल में तज्जिया करना किसी भी चीज का एनालिसिस कहलाता है। अगर इन्वायरमेंटल एनालिसिस की बात कर रहे हैं तो इसका मतलब है इन्वायरमेंट की डिटेल एग्जामिनेशन जो है उसको हम बोलेंगे इन्वायरमेंटल एनालिसिस। आप जानते हैं एनालिसिस जो है वो दो तरह का होता है, एक क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है और एक क्वांटिटेटिव एनालिसिस होता है। क्वालिटेटिव एनालिसिस होता है जो किसी भी चीज की क्वालिटी को बताता है, ये अच्छा है, बुरा है, ये इस बारे में बताता है। जबकि क्वांटिटेटिव एनालिसिस किसी भी चीज की मिकदार के बारे में बताता है कि इसमें ये वाली चीज कितनी मिकदार में मौजूद है। तो अगर हमें इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है तो हमें क्वांटिटेटिव एनालिसिस करना पड़ेगा, क्वालिटेटिव एनालिसिस से हमारा काम नहीं चलेगा। हमें एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए होंगी कि ये चीज इन्वायरमेंट में कितनी ज्यादा है, इसको कम कैसे किया जा सकता है। तो क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस इज ए की ऑफ इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री। तो अगर हमें इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में इन्वायरमेंटल एनालिसिस करना है तो हमें क्वांटिटेटिव केमिकल एनालिसिस करना पड़ेगा। क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए हमें कुछ टेक्निक्स यूज करनी पड़ती हैं, जिनमें कुछ टेक्निक्स आपके सामने हैं। हम कुछ कॉमन टेक्निक्स भी यूज करते हैं और कुछ एडवांस्ड टेक्निक्स भी यूज करते हैं। कॉमन टेक्निक्स किस तरह की यूज होती हैं, जैसे ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस क्या है? इज ए टेक्निक थ्रू विच द अमाउंट ऑफ एनालाइट कैन बी डिटरमिन्ड थ्रू द मेजरमेंट ऑफ मैस। तो मैस की मेजरमेंट से जो एनालाइट की अमाउंट को डिटरमिन किया जाए, इस टेक्निक को बोलते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस सिंपल करूं तो टाइट्रेशन है, जिसमें किसी एक अननोन सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड किया जाता है बाय यूजिंग ए नॉन कंसंट्रेशन सॉल्यूशन। तो एक ऐसे सॉल्यूशन को यूज किया जाता है जिसकी कंसंट्रेशन हमें पता है, उसको यूज करते हुए जिसकी कंसंट्रेशन हमें नहीं पता, उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को फाइंड आउट किया जाता है। तो ऐसे एनालिसिस को टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस कहते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इसमें क्या किया जाता है, जिस एनालाइट कहते हैं उस चीज को जिसका एनालिसिस करना हो, जिस एनालाइट का एनालिसिस करना होता है उसको हम रख देते हैं केमिकल सेल में, और फिर उस केमिकल सेल में पोटेंशियल और करंट की मेजरमेंट से एनालाइट की मेजरमेंट की जाती है। तो इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड। ये थे कॉमन यूज होने वाले टेक्निक्स थी, मेथड से। इसके अलावा हमें दो चीजों से बड़ा वास्ता पड़ता है जब हम इन्वायरमेंट एनालिसिस कर रहे होते हैं। इन्वायरमेंटल एनालिसिस में एक तो हमें मेटल्स से बड़ा वास्ता पड़ता है, दूसरे नंबर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ। तो ये जो मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को डिटरमिन करने के लिए, मेजर करने के लिए कुछ एडवांस टेक्निक यूज होती है। जैसे अगर हम मेटल्स की बात करें, मेटल्स आर कॉमनली मेजर्ड बाय, मेटल्स को दो तरीकों से मोस्टली मेजर किया जाता है, एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी और मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। ये दो ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके जरिए मेटल्स की मेजरमेंट की जाती है। अगर एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी स्पेसिफाई किया जाए कौन सी स्पेक्ट्रोस्कोपी,
तो एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी जिसे AAS या AAS भी कहते हैं, और दूसरी इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, इसका नेम है सेकंड मेथड का, जिसके जरिए हम मेटल की मेजरमेंट करेंगे। मैस स्पेक्ट्रोमेट्री में देखें तो इंडक्टिवली कपल्ड प्लाज्मा मैस स्पेक्ट्रोमेट्री ICP-MS ये यूज होता है मेटल की मेजरमेंट के लिए। इसके अलावा अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की बात करें तो ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजर करने के लिए दो तरीकाकार यूज होते हैं, मैस स्पेक्ट्रोमेट्री और नॉन मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड। मतलब जिसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर आएगा, और ये ऐसे मेथड है दूसरे वाले जिसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज नहीं होता। तो जिसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर यूज होता है वो कौन से हैं जी? गैस क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, लिक्विड क्रोमेटोग्राफी मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, टेंडम मैस स्पेक्ट्रोमेट्री, हाई रेजोल्यूशन मैस स्पेक्ट्रोमेट्री। तो ये ऐसी टेक्निक्स हैं जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होती हैं। और दूसरी ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेजर करने के लिए जो टेक्निक यूज होती है वो है नॉन मैस स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड, मतलब जिसमें मैस स्पेक्ट्रोमीटर नहीं होगा। वो कौन कौन सी है? गैस क्रोमेटोग्राफी है और लिक्विड क्रोमेटोग्राफी है। तो ये ऐसे मेथड्स हैं जिनके जरिए हम एनालिसिस कर सकते हैं इन्वायरमेंट का। चूंकि हमें इन्वायरमेंट में ज्यादातर जो वास्ता पड़ता है मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड से पड़ता है, इसलिए अगर हम मेटल्स और ऑर्गेनिक कंपाउंड का एनालिसिस कर लें तो ऑलमोस्ट हम इन्वायरमेंट का एनालिसिस करने में कामयाब हो जाते हैं। और मेटल्स के लिए और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के लिए जो जो टेक्निक्स रिक्वायर्ड होती हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर दी गई है। अब हमने बात कर ली हुई है कि इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री क्या है, एनालिसिस क्या है, इन्वायरमेंटल एनालिसिस क्या है, इन्वायरमेंट क्या है, उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इन्वायरमेंट क्या है और किन किन चीजों के मिलने से ये बना हुआ है। इन्वायरमेंट कहते हैं किसी भी चीज की सराउंडिंग, उसके इर्द गिर्द का माहौल। इन्वायरमेंट कैन बी डिफाइंड एज वन्स सराउंडिंग, किसी का इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट। उसमें क्या कुछ आ जाता है? तमाम लिविंग और नॉन लिविंग फैक्टर्स। उसके इर्द गिर्द जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, जितनी भी बेजान चीजें हैं, वो सारी की सारी उसका इन्वायरमेंट है। तो आसान अल्फाज में कहें, टू बी मोर स्पेसिफिक वी कैन से दैट इट इज द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल हैबिटेट दैट सराउंड अस। तो हमारे इर्द गिर्द जितने भी फिजिकल और बायोलॉजिकल हैबिटेट है, बायोलॉजिकल और फिजिकल थिंग्स हैं, उन सब को मिला के हम कह देते हैं कि ये हमारा इन्वायरमेंट है। तो इन्वायरमेंट जो है वो तीन कंपोनेंट्स के मिलने से बना हुआ है। मेजर कंपोनेंट्स की बात करें तो वो तीन है। इनको थोड़ा थोड़ा आपने लास्ट क्लासेस में, प्रीवियस क्लासेस में कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, लेकिन एक एक्स्ट्रा है, पहले बायोटिक और एबायोटिक पहले पढ़े हुए हैं, लेकिन एनर्जी कंपोनेंट जो है ये में भी आपके लिए न्यू हो। बायोटिक कंपोनेंट क्या है? इन्वायरमेंट के अंदर जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग थिंग्स हैं, वो सारी चीजें कुल मिला के उस इन्वायरमेंट का बायोटिक कंपोनेंट है। फॉर एग्जांपल प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, बर्ड्स हैं, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कुल मिला के कह देते हैं बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट। एबायोटिक कंपोनेंट, एबायोटिक कंपोनेंट का मतलब है जितने भी इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स है, नॉन लिविंग थिंग्स को कुल मिला के हम कह देते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, लाइट, वाटर, सॉइल, ये सारी चीजें एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ इन्वायरमेंट है। अब बात करते हैं एनर्जी कंपोनेंट। द एनर्जी कंपोनेंट आर इन्वॉल्व इन बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट एंड इंटरेक्शन बिटवीन देम। इसका क्या, ये एक तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों में मौजूद होता है एनर्जी कंपोनेंट, और फिर उनके दरमियान इंटरेक्शन भी बनाता है। इंटरेक्शन किस तरह से बनाता है ये एग्जांपल से आपको पता चल जाएगा। फॉर एग्जांपल रेनफॉल मे इनकरेज द ग्रोथ ऑफ प्लांट। तो रेनफॉल, बारिश से प्लांट की जो ग्रोथ है वो ज्यादा हुई, बेहतर हुई। बट टू मच ऑफ इट मे कॉज फ्लडिंग।
तो बहुत ज्यादा अगर बारिश हो जाए तो इससे सैलाब आ सकता है, विच में डिक्रीज द पॉपुलेशन साइज, तो इससे पॉपुलेशन साइज भी डिक्रीज कर सकता है। अब देखें यहाँ पे जो बारिश है वो एबायोटिक कंपोनेंट है, जो प्लांट है वो बायोटिक कंपोनेंट है। बारिश की एनर्जी यूज कर रहा है प्लांट ग्रो करने में, अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने में, और बारिश की एनर्जी ही उसको खत्म करने में इस्तेमाल हो रही है। तो इस तरह से एनर्जी जो है बायोटिक और एबायोटिक दोनों का हिस्सा है और उन दोनों में एक इंटरेक्शन भी बन जाती है। जी, तो नेक्स्ट बात करते हैं इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स के बारे में। अभी हमने पढ़ा इन्वायरमेंटल कंपोनेंट्स के बारे में जो कि थे बायोटिक, एबायोटिक और एनर्जी कंपोनेंट। अब हम बात करने लगे हैं इन्वायरमेंटल सेगमेंट्स के बारे में। तो अगर इन्वायरमेंटल के सेगमेंट्स की बात की जाए तो ये मेजर सेगमेंट्स जो नजर आते हैं वो 4 हैं। इसमें लिथोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है, एटमॉस्फेयर है और बायोस्फीयर है। आइए एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है लिथोस्फीयर। द अर्थ क्रस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द सॉइल एंड रॉक्स इज द लिथोस्फीयर। तो जमीन का वो हिस्सा जहां पे जमीन आपको नजर आ रही है, मट्टी वाला हिस्सा, और उसके साथ साथ रॉक्स वाला हिस्सा, नीचे जो चट्टाने हैं या ऊपर जो चट्टाने हैं, इन सारी चीजों को मिला के हम कह देते हैं लिथोस्फीयर। द सॉइल मोस्ट पार्ट इज मेड अप ऑफ इनऑर्गेनिक मैटर, ऑर्गेनिक मैटर एंड वाटर। जमीन का ज्यादातर हिस्सा इनऑर्गेनिक मैटर का है, ऑर्गेनिक मैटर का है और वाटर का है। अगर इनऑर्गेनिक मैटर की बात की जाए तो उसमें जो मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं जिनके मिलने से सिलिकेट्स, ऑक्साइड्स वगैरह बने हुए हैं, सिलिकेट, कार्बोनेट, ऑक्साइड्स, वो कौन से हैं? सिलिकॉन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, आयरन, मैंगनीज। ये सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनके मिलने से जमीन में मौजूद इनऑर्गेनिक मिनरल्स जो हैं वो बने हुए हैं, मोस्टली इनसे ही मिलके बने हुए हैं। अगर ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स की बात की जाए तो ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट जमीन का 4 to 6% हिस्सा बनाते हैं। और वो कौन कौन से चीजें हैं जो ये ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स बना रही हैं? पॉलीसेकेराइड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर। ऐसे कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक ऐसे कंपाउंड जिनमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, सल्फर है और पॉलीसेकेराइड, ये मिलके जमीन का 4 to 6% हिस्सा बना रहे हैं। ऑर्गेनिक मैटर जितनी भी है, जैसे हम कह रहे हैं 4 to 6% है, देखने में बड़ी कम है लेकिन ये बड़ी जरूरी है। क्यों? क्योंकि ये जमीन की फर्टिलिटी को और प्रोडक्टिविटी को बढ़ा देती है, इंक्रीज कर देती है। ये देखें यहाँ पे ये जमीन के कुछ लेयर्स दिखाई गई हैं। इसमें लिथोस्फीयर कहाँ पे है? ये जो सबसे ऊपर वाला हिस्सा आपको नजर आ रहा है, इस ऊपर वाले हिस्से में पानी भी है, इस ऊपर वाले हिस्से में ये रॉक्स भी हैं, मट्टी भी है। तो ये ऊपर वाला हिस्सा पानी को छोड़ के, ये ऊपर वाला चट्टानों वाला हिस्सा, मट्टी वाला हिस्सा, और इसके नीचे जो रॉक्स मौजूद हैं, हार्ड सॉलिड मेंटल पार्ट मौजूद है, इन दो हिस्सों को, ये दो हिस्से जो हैं, ये दो हिस्से लिथोस्फीयर कहलाते हैं। ये यहाँ पे लिथोस्फीयर को स्पेसिफाई किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं जी हाइड्रोस्फीयर की। तो जमीन पे जितना भी पानी मौजूद है, चाहे वो सरफेस पे है, जमीन की सरफेस पे नजर आ रहा है, चाहे वो जमीन के नीचे है, वो सारे का सारा पानी हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। और वो पानी किन किन सूरतों में मौजूद है? वो सीज की शक्ल में है, वो ओशियंस की शक्ल में है, लेक, स्ट्रीम्स, ग्लेशियर, पोलर आइस कैप्स। इस तरह से ये पानी जमीन के ऊपर या जमीन के अंदर मौजूद है। अगर पानी की परसेंटेज के हवाले से डिवीजन की जाए कि किस जगह पे कितनी मिकदार में पानी है, तो सीज में जो वाटर है वो 96 to 97% है। मतलब पानी का ज्यादातर हिस्सा किन सूरतों में मौजूद है? समंदरों की शक्ल में मौजूद है। ग्लेशियर और पोलर आइस कैप्स 2 to 3% पानी कैरी करते हैं, जबकि फ्रेश वाटर जो है वो लेस देन 1% है। जो सीज और ओशियन वाटर है वो इतना ज्यादा साल्टी होता है, उसमें साल्ट की मिकदार इतनी ज्यादा होती है
कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए उसको यूज नहीं किया जा सकता, हम लोग उसे यूज नहीं कर सकते। हमारे यूज के लिए जो पानी है जिसे हम फ्रेश वाटर कहते हैं, उसकी मिकदार लेस देन 1% है। ओनली लेस देन 1% ऑफ वाटर रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर ह्यूमन कंजप्शन। तो इंसान के इस्तेमाल के लिए जो पानी मौजूद है उसकी मिकदार 1% से भी कम है। अब पानी की बात करें तो पानी का जो एक अनकॉमन बिहेवियर है, अनकॉमन प्रॉपर्टीज है, वो किस वजह से है पानी में? वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से है। कहा यह जाता है कि अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती तो मे बी इस जमीन पर जिंदगी पॉसिबल ही ना होती। पानी जो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लिक्विड है, अदरवाइज ये लिक्विड फॉर्म में कभी भी ना होता। तो इस वजह से एक नया ही कोई सिस्टम होता यहाँ पे अगर पानी में हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना होती। नेक्स्ट मूव करते हैं जी। ये देखें, ये हाइड्रोस्फीयर को दिखा रहा है कि पानी किस किस सूरत में मौजूद हो सकता है। पानी ये जो बादलों की शक्ल में है, ये पौधों से पानी निकल रहा है, ये जमीन पे सरफेस वाटर जो है वो इवेपोरेशन हो रही है उसकी, ग्राउंड वाटर, इन सब को मिला के जो बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्रोस्फीयर। नेक्स्ट जी बायोस्फीयर है। बायोस्फीयर कहते हैं, बायो का मतलब है लाइफ, जिंदगी, लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो बायोस्फीयर हमारे इन्वायरमेंट का वो सेगमेंट जो के लिविंग थिंग्स पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो इनसर्कल कर रहा है तमाम लिविंग थिंग्स को। द बायोस्फीयर इज द रीजन इनसर्कलिंग द अर्थ सरफेस वेयर लाइफ एग्जिस्ट। जमीन का वो हिस्सा जहां पे जिंदगी मौजूद है, उसको जो इनसर्कल कर रहा है उसे हम बायोस्फीयर कहते हैं। ये कहां से शुरू होता है, कहां तक जाता है? ये तकरीबन जमीन की सरफेस से सी लेवल से 10 किलोमीटर नीचे से लेके सी लेवल के ऊपर 6 किलोमीटर तक, तो ये तकरीबन 16 किलोमीटर का ऐसा एक सर्कल बनता है जिसमें जिंदगी पॉसिबल है, जिसमें जिंदगी पाई जाती है। तो इसी को हम कह देते हैं बायोस्फीयर। The biosphere covers all life forms and their interaction with the segment of the environment, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर। तो बायोस्फीयर जो है वो तमाम तर जिंदगी जितनी भी जमीन पर मौजूद है उसका और इन्वायरमेंट के इंटरेक्शन को कवर करता है। और इन्वायरमेंट के किन सेगमेंट्स को कवर करता है? वो लिथोस्फीयर को भी, हाइड्रोस्फीयर को भी और एटमॉस्फेयर को। इन सेगमेंट की इंटरेक्शन जो लिविंग फॉर्म के साथ है, इस सब को बायोस्फीयर कवर करता है। बायोस्फीयर जितने भी वेस्ट मटेरियल आ रहे हैं वो बायोस्फीयर के अंदर ही जमा होते जा रहे हैं, इसे हम बोलते हैं वेस्ट डंपिंग। तो बायोस्फीयर एब्जॉर्बिंग वेस्ट प्रोडक्ट एंड रेट ऑफ वेस्ट डंपिंग। तो जो स्पीड है वेस्ट डंपिंग की, जितना एक बायोस्फीयर बर्दाश्त कर सकता है उससे कहीं ज्यादा है। मींस वेस्ट जो है वो बायोस्फीयर की कैपेबिलिटी से ज्यादा तेजी से हो रहे हैं, आ रहे हैं, जिससे बायोस्फीयर डिस्टेबलाइज होता है और लाइफ जो है वो मुश्किल होना शुरू हो जाती है जब वेस्ट मटेरियल जो कि पोल्यूटेंट्स हैं जो उनकी मिकदार ज्यादा आना शुरू होती है। तो ये देखें बायोस्फीयर में क्या कुछ आता है। ये बर्ड्स आ गए, सी क्रिएचर आ गए जितने भी हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गए, प्लांट्स आ गए, एनिमल्स अंडरग्राउंड जो हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बना देते हैं? बायोस्फीयर बना देते हैं। और इन्वायरमेंट का जो आखिरी सेगमेंट है वो है एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर क्या है? It is the mixture of gases which act a protective blanket of gases surrounding the earth। तो गैसेस का ऐसा मिक्सचर जो कि जमीन के इर्द गिर्द एक गुलाफ की शक्ल में मौजूद है, उसे हम एटमॉस्फेयर कह देते हैं। एटमॉस्फेयर इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम हॉस्टाइल आउटर स्पेस एनवायरनमेंट एंड एक्सटेंड अप टू 500 किलोमीटर अबव द अर्थ सरफेस। ये हमें बाहर के सख्त इन्वायरमेंट से बचाता है। और इसका तकरीबन एरिया कहां तक जाता है, कहां तक ये मिक्सचर ऑफ गैसेस है? तकरीबन जमीन की सरफेस से 500 किलोमीटर ऊपर तक एटमॉस्फेयर मौजूद है। और एटमॉस्फेयर की लेयर्स में अगर डिवाइड किया जाए तो इसकी 4 लेयर्स बनती हैं, जिनमें ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर,
मीजोस्फीयर और थर्मोस्फीयर आती है। ये बायोस्फीयर का एटमॉस्फेयर का एक इमेज दिखाया गया कि ये जमीन की सरफेस है, यहाँ से ऊपर ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर, ये 350 माइल्स लिखा हुआ है, जो ऑलमोस्ट 500 किलोमीटर बनेगा। तो ये यहाँ तक जो है ये सारे का सारा एटमॉस्फेयर है। तो सबसे पहले जमीन के साथ जो सर्कल है, जो लेयर है, उसे ट्रोपोस्फियर कहते हैं, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर, उसके बाद मीजोस्फियर, देन थर्मोस्फियर। ओके जी, थैंक यू।